तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th के 8 सब्जेक्ट का। अगर आप एग्जाम देने वाले हो 2027 में, तो इकोनॉमिक्स अगर आपका है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। और इसमें हम क्लास 12th में टोटल 200 प्लस है जो हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो एक एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली के डेली देखने के लिए मिलेगा। और इससे के अलावा जितना भी आपको कवर हो जाएगा उतना आप इसको कवर कीजिए और एक एक क्वेश्चन जरूर से देखिएगा। और आपको यहाँ से ये देख लेते हैं, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव का भी आपको क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है हर दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना हम टाइम गवाए हुए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। एक वस्तु के मामले में उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त होता है जब उपभोक्ता है जो उपभोक्ता का संतुलन तब प्राप्त होता है जब क्या होता है एम यू एक्स होता है क्या, इससे छोटा है क्या पी एक्स, इससे छोटा है क्या पी एक्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में है? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन में मांग में परिवर्तन नहीं होता है? किसके मांग में है जो परिवर्तन नहीं होता है? परिवर्तन नहीं हो सकता है, किसके मांग में परिवर्तन नहीं हो सकता है? राइट आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। यहाँ तो ऑप्शन नंबर किसी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले नंबर सवाल है, यहाँ पे तीसरे नंबर सवाल कहता है, तीसरा कहता है कुल स्थिति लागत वक्र का आकार क्या होता है? कुल स्थिर लागत वक्र का आकार क्या होता है? तो एक्स आकार का होता है। एक्स अक्षर के समानांतर क्षैतिज सीधे रेखा में होता है। क्षैतिज है जो सीधे रेखा में होता है। ऑप्शन नंबर बात करें डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से अगले नंबर सवाल की ओर। चलिए अगले नंबर सवाल है, चौथे नंबर कहता है कौन से दो वक्र एमसी वक्र द्वारा उनके न्यूनतम बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को है जो काटते हैं, एक दूसरे को तिरछी तरह से है जो काटते हैं। राइट आंसर की बात करें ये हो जाएगा हमारा एसी एंड एबीसी, एसी और एबीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर 5 नंबर सवाल की ओर। किसने राष्ट्रीय आय का लेखांकन का पहला प्रयास किया है? लेखांकन का पहला प्रयास किया है तो वो हमारा हो जाएगा ग्रेगर किंग ने। आगे बढ़ते हैं छठे नंबर सवाल की ओर। छठा कहता है किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या हो जाएगा? सबसे उपयुक्त मापदंड की बात करें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है 7 नंबर सवाल कहता है आय की असमानताओं को कम करने के लिए कौन सी नीतियां उपयोगी है? कौन सी नीतियां उपयोगी है? वो हो जाएगा बजटीय नीतियां। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब। चलिए अगले नंबर सवाल देखेंगे यहाँ से। अगले नंबर सवाल है 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल हमारा पूछा हुआ सवाल है। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? कौन सा कथन है जो सही है? तो ये अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है और अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन अथवा न्यूनतम उत्पादन की समस्या संभावना नहीं होती है। संभावना क्या नहीं होती है? राइट आंसर की बात करें ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर सवाल की ओर। तो चलिए 9वें नंबर सवाल देखते हैं। 9वां नंबर सवाल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 8 और 9 सवाल है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एकाधिकार प्रतियोगिता है वो हमारा है विभेदित उत्पादन बेचने वाली अनेक फर्म होती है। विभिन्न उत्पादन बेचने वाली है जो अनेक अनेक फर्म होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 10वें नंबर सवाल। 10वां नंबर सवाल कहता है केंद्र सरकार द्वारा प्रदान
ऋणों की वसूली क्या है? ऋणों की वसूली क्या होती है? तो वो हमारा होता है पूंजीगत प्राप्ति ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति। आगे बढ़ेंगे यहाँ से अगले नंबर सवाल की और अगले नंबर सवाल देखेंगे 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल कहता है समिष्ट स्तर पर निर्णय कौन लेता है? समिष्ट स्तर पर निर्णय कौन लेता है? तो ये है हमारा राज्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चक्रीय प्रवाह के निम्न में से कौन सा प्रकार है? चक्रीय प्रवाह के कौन से प्रकार होते हैं? चक्रीय प्रवाह की बात करें तो ये है हमारा वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों होते हैं। वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर। चलिए आगे है यहाँ पे 13 नंबर सवाल कहता है एक चतु चतुर क्षेत्रीय या खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्तें क्या होती है? संतुलन की शर्त की बात करें तो वो हो जाएगी हमारा ऑप्शन नंबर ए बचत प्लस कर प्लस आयत, आयत बराबर निवेश प्लस सरकारी अवयव निवव होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पे 14 नंबर सवाल कहता है निम्न में से किसके अनुसार है जो किसी वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्ति की दोनों शक्तियों के द्वारा है जो निर्धारित होती है? शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है वो हो जाएगा हमारा मार्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मार्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 15 नंबर सवाल की ओर। 15 नंबर सवाल कहता है अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के निम्न में से कौन सा कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि और सार्वजनिक व्यय अवयव में वृद्धि और हमारा करों में कमी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या डी होना चाहिए? इनमें से सभी हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल की ओर। 16 नंबर सवाल कहता है अक्षों के केंद्र में से निकलने वाली सीधी मार्ग रेखा की लोच है, सीधी मार्ग रेखा की लोच है वो है हमारा इकाई के बराबर होती है, इकाई के बराबर होती है। अगले नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पे समशिष्ट अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन है जो विषय सम्मिलित है? कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है? राइट आंसर की बात करें यहाँ पे आय एवं रोजगार सिद्धांत में और सामान्य कीमत स्तर पर समुद्रस्फीति का सिद्धांत, व्यापार चक्रों का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब, उपयुक्त सभी। चलिए अगले नंबर सवाल है 18 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन है जो स्टार्क है? स्टार्क है, बात करें यहाँ पे स्टार्क है वो हमारा संपत्ति हो जाएगा। जो स्टार्क है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है किन्हीं दो वर्षों के बीच यदि सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें दुगनी हो जाती है तो जबकि उत्पन्न स्थिति हो तो वास्तविक आय में क्या परिवर्तित होगा? वास्तविक आय में स्थिर रहेगा। वास्तविक आय क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल देख लेते हैं। यहीं से हम 20 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 20 नंबर हमारा सवाल कहता है देखिएगा घिसावट अव्यय घिसावट व्यय निम्न में से किसमें है जो सम्मिलित रहता है? घिसावट व्यय की बात करें किसमें है जो सम्मिलित रहता है? किसमें सम्मिलित रहेगा? तो ये है जो हमारा जीपीएन में रहता है। एमपी जीपीएन जीएनपीएमपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है 21 नंबर सवाल है 21 कहता है सरकार के राजस्व के अंतर्गत कौन सा कर शामिल है? सरकार के राजस्व के अंतर्गत कौन सा कर शामिल है? तो वो हो जाएगा हमारा आयकर भी, निगम कर भी और सीमा शुल्क, और इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगले नंबर सवाल है यहाँ पे 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा है जो जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं का उत्पादन होता है जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, उनकी बजाय कीमत के योग को कहा जाता है। कीमत के योग को हम कहते हैं जीडीपी, जीडीपी कहते हैं एमपी, जीडीपी एमपी कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्राइस कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। कहता है एनडीपीएफसी बराबर क्या होता है? एनडीपीएफसी बराबर होता है
प्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता, प्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 24 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ से 24 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है किस अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत है जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बजाय मूल्य को कहते हैं। राइट आंसर की बात करें, ये हमारा हो जाएगा कुल राष्ट्रीय उत्पादक, कुल राष्ट्रीय उत्पादक। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल की ओर, कहता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये हो जाएगा हमें पुरानी वस्तु का क्रय मूल्य को और मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं किया गया है, सम्मिलित नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 26 नंबर सवाल की ओर, कहता है निर्मित अर्धनिर्मित वस्तुएं क्या कहलाती है। अर्धनिर्मित वस्तु को हम कहते हैं मध्यवर्तीय वस्तुएं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल की ओर, कहता है बैंक के कुल जमा का वह अंग जो बैंक जमाकर्ताओं को देने के लिए नगद रखता है क्या कहलाता है। नगद रखता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। इसमें नहीं दिया हुआ है, डी हो जाएगा राइट आंसर। अर्थात इसको कहे अगर बोला जाए क्या कहा जाता है तो इसको कहते हैं नकद कोष कहते हैं, नगद कोष कहते हैं इसको हम, नगद कोष। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर सवाल की ओर, कहता है मुद्रा के उद्देश्य में मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है। तो ये है जो हमारा बाजार ब्याज दर पर निर्भर करेगी, बाजार ब्याज दर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल की ओर, कहता है अर्थव्यवस्था के उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का सामान्य मापदंड क्या है। सामान्य मापदंड की बात करें वो मुद्रा हो जाएगा, यानी कि रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर सवाल की ओर। 30 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन है जो गुणात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है। नियंत्रण की विधि नहीं है, राइट आंसर की बात करें वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे नैतिक आग्रह होगा, या हमारा नैतिक होगा, या दबाव होगा, या बैंक होगा, बैंक दर होगा, या विज्ञापन हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, यहाँ पे हमारा इसका एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। इसका राइट आंसर बैंक के दर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम बैंक दर के अंतर्गत रखेंगे। अगले नंबर सवाल है 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा है जो साख नियंत्रण का परिणामात्मक उपाय नहीं है। परिणात्मक उपाय नहीं है तो वो नैतिक दबाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले नंबर सवाल है यहाँ पे 32 नंबर सवाल, किसने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर है जो समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर काटता है। समस्त अर्थ विज्ञान है जो चक्कर काटता है तो उसको कहते हैं अल इसमें नहीं है तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें मार्स, मार्स है इसमें, मार्स नहीं होगा। यहाँ पे हमारा ये है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी में है, मार्स है, डी में मार्स है। चलिए अगले नंबर सवाल है यहाँ पे 33 नंबर सवाल और 34 नंबर सवाल। तो यहाँ पे मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है, बात करें मौद्रिक नीति के जो प्रमुख उद्देश्य की बात करें, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि हो जाएगा, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि। अगला है भारत में 1 रुपये का नोट जारी करता है। भारत का में 1 रुपये का नोट है जो भारत का वित्त मंत्री जारी करता है, वित्त मंत्री जारी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर सवाल की ओर। 35 नंबर सवाल कहता है साख निर्माण में तात्पर्य बैंकों की उस शक्ति से है जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा है जो गण जमाओं का विस्तार करते हैं, गण जमाओं का विस्तार करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है भारत में कौन सा बैंक है जो साख सृजन करता है। साख सृजन करता है तो व्यवसायिक बैंक हो जाएगा, व्यवसायिक बैंक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगले नंबर सवाल है किस वर्ष में भारत में है जो 14 बड़े अनुसूचित
व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो वो हो जाएगा हमारा 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में किया गया था। 19 जुलाई 1969 को। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर सवाल की ओर। कहता है व्यावसायिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन से है? प्राथमिक कार्य है वो कौन से है? तो जमा एवं स्वीकार करना और ऋण पर देना और साक्ष्य निर्माण करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले नंबर सवाल है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? बात करें प्रत्यक्ष कर की, बात करें तो वो हो जाएगा हमारा उपहार कर। उपहार कर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन है जो सरकार द्वारा उधार लेने के कारण की ओर ध्यान आकर्षित करता है? ध्यान आकर्षित करता है वो हो जाएगा राजकोषीय घाट। राजकोषीय घाट। अगले नंबर सवाल है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा है जो कर राजस्व है? कौन सा कर राजस्व है? तो बात करें ये हमारा निर्यात शुल्क हो जाएगा। निर्यात शुल्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से अगले नंबर सवाल की ओर। 42 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसमें है जो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? सह अस्तित्व होता है तो वो हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है ऐसे व्यय व्यय जो सरकार के लिए किसी परिणाम परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं कहलाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय कहते हैं, राजस्व व्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर सवाल की ओर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा है जो सरकार का पूंजीगत व्यय है? पूंजीगत व्यय की बात करें तो वो है हमारा पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा मशीनरी व्यय। मशीनरी व्यय से यह एक क्या राजस्व व्यय को है, क्योंकि इस सॉरी इसमें है जो मशीनें खरीदने से भी भौतिक संपत्ति बनती है, इसीलिए यह भी पूंजीगत व्यय है। चलिए अगले नंबर सवाल है बजट निम्न में से कौन सा शब्द हो जाएगा? बात करें यहाँ पे बजट। बजट है जो हमारा एक फ्रेंच है शब्द है। अगले नंबर सवाल है यहाँ पे 46 कहता है निम्न में से कौन सा है जो अप्रत्यक्ष कर है? बात करें यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर की तो वो हमारा उत्पादन शुल्क हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले नंबर सवाल की ओर। कहता है एकाधिकारी अवस्था में किसी वस्तु का उत्पादन होता है, किसी वस्तु का उत्पादन होता है वो सिर्फ एक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है विनियम विदेशी विनियम की मांग के प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? प्रमुख स्रोत की बात करें विदेशी में निवेश और विदेश वस्तुओं का आयात और पर्यटन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले नंबर सवाल है यहाँ पे 49 नंबर सवाल व्यवसायिक बैंक के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? किसे शामिल किया जाता है? वो हो जाएगा हमारा सामान्य उपयोगिता के कार्य को शामिल किया जाता है। अगले नंबर सवाल है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? व्यावसायिक बैंक है, केंद्रीय बैंक है, निजी बैंक है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका हमारा कमेंट में आना चाहिए। ये हमारा है जो प्रैक्टिस सेट 1 था और इसके बाद हमारा 2 3 4 ऐसे ही करके आपको 200 प्रैक्टिस सेट आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से इसके अलावा अलग कहीं से भी नहीं आएगा, जिससे आपको कुछ नॉलेज भी हो जाएगा और आप वहां पे है जो अच्छी तरह से टिक भी मार पाएंगे। और वीडियो में नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हर सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट